हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल कैरियर ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में 10th क्लास के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम यूरोप में राष्ट्रवाद है, इसके सारे सब्जेक्टिव प्रश्न को काफ़ी शानदार तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसका फर्स्ट प्रश्न आप देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न में लिखा हुआ है कि इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या योगदान है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि मेजनी कौन था। ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो मेजनी कौन था और इटली के एकीकरण में क्या योगदान निभाया था, इस सारे आपको पता चल जाएगा। तो चलते हैं, इसको काफ़ी शानदार तरीके से आपके लिए आंसर लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। देखा जाए मेरे दोस्त, तो कहता है मेजनी एक सच्चा राष्ट्रवादी था। मेजनी एक क्या था मेरे दोस्त? सच्चा राष्ट्रवादी था। इनका जो जन्म हुआ है 1805 ईस्वी में हुआ था। मेजनी को जनता के मसीहा के रूप में जाना जाता था। मेजनी को जनता के मसीहा के रूप में जाना जाता था। इन्होंने 1831 ईस्वी में अंग इटली और 1834 ईस्वी में अंग यूरोप की स्थापना किया था। अंग यूरोप की स्थापना किया था। अंग यूरोप की स्थापना किया था। और इस संगठन के माध्यम से मेजनी ने इटली के लोगों को राष्ट्रवादी के भावनाओं को भरने का कार्य किया और मेजनी ने इटली को एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि मेजनी जो था एक सच्चा राष्ट्रवादी था। इनका जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। मेजनी को जनता के मसीहा के रूप में जाना जाता था। इन्होंने 1831 ईस्वी में अंग इटली और 1834 ईस्वी में अंग यूरोप की स्थापना किया था। अंग यूरोप की संगठन स्थापना किया था। इसी संगठन के माध्यम से मेजनी ने इटली के लोगों में राष्ट्रवादी की भावना को भरने का कार्य किया था, है न। लेकिन यह पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं और यह भी आपको एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। ठीक है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, यह भी आपको एग्जाम में पूछा गया। तो इटली के तृतीय चरण की शुरुआत गैरीबाल्डी के द्वारा किया गया था। इटली के तृतीय चरण की शुरुआत गैरीबाल्डी के द्वारा किया गया था। इनका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। इन्होंने इटली के एकीकरण करने के लिए लाल कुर्ती का संगठन किया था। लाल कुर्ती का संगठन किया था। यह संगठन शास्त्री युवाओं का दल हुआ करता था। गैरीबाल्डी सेना के द्वारा दक्षिणी इटली और सिसिली और नेपल्स पर अधिकार जमाया और 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन उस समय काउंट कबूर जिंदा था और इसका सलाह नहीं दिया। मतलब रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाए, लेकिन उसका गैरीबाल्डी ने इस पर क्या किया? रोक लगा दिया। गैरीबाल्डी को सलाह ना दिया, है ना। इस सलाह से गैरीबाल्डी असंतुष्ट होकर अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया और किसान के जीवन व्यतीत करने लगा। तो कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त, आप देखिएगा तो काफ़ी शानदार तरीके से आपको आंसर लिखा गया है। ठीक है, काफ़ी आसान भाषा में आपको लिखा गया। एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो शायद याद हो सकता है। ठीक है, इटली के तृतीय चरण की शुरुआत गैरीबाल्डी के द्वारा किया गया था। इनका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। इन्होंने इटली के एकीकरण करने के लिए लाल कुर्ती की संगठन की स्थापना किया। यह संगठन शास्त्री युवाओं को दल हुआ करता था। गैरीबाल्डी अपने सेना के द्वारा दक्षिण इटली और सिसिली और नेपल्स पर अधिकार जमाया और रोम पर 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन उस समय काउंट कबूर जिंदा था और इसका सलाह नहीं दिया, है न। इस सलाह से गैरीबाल्डी असंतुष्ट होकर उसने अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया और किसान के जीवन व्यतीत करने लगा। ठीक है, तो इस तरह से गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा हुआ और अंत में विक्टर इमैनुअल ने रोम और वेनेशिया पर अधिकार जमाकर 1870 ईस्वी में
इटली का एकीकरण पूरा किया। मतलब गैरिबाल्डी और देखा जाए कॉनकवर, गैरिबाल्डी और मेजनी तीनों के प्रयास से इटली का एकीकरण पूरा नहीं हुआ था। अंत में विक्टर इमैनुअल ने रोम और वेनेशिया पर अधिकार जमा कर 1870 ईस्वी में क्या किया, एकीकरण किया। ठीक है, चलिए इसका अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, जो कि काफ़ी शानदार प्रश्न है और आपको एग्ज़ाम में कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी। तो आपको पता होगा कि जर्मनी एक प्रमुख यूरोपीय देश था, है न। यह देश देखिएगा, एक का स्टेप पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेप, जर्मनी एक प्रमुख यूरोपीय देश था। यह देश 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। ऐसे विषम स्थिति में जर्मनी का एकीकरण करना संभव नहीं था, लेकिन बिस्मार्क ने अपने कूटनीति के द्वारा 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण किया। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए आर्थिक सुधार और सैनिक क्षमता को बढ़ावा देकर रक्त एवं लौह नीति को अपनाया। इस नीति के द्वारा बिस्मार्क ने जर्मनी को एकीकरण चाहा, जिसके लिए इन्होंने 3 युद्ध लड़ना पड़ा। डेनमार्क का युद्ध 1864 ईस्वी में, दूसरा सीडाउन का युद्ध 1866 ईस्वी में, दूसरा सेडोव और तीसरा सेडोवा का युद्ध 1870 ईस्वी में लड़ा। इन तीनों के बदौलत बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा किया, है न। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। ठीक है, चलिए एक बार काफ़ी शानदार तरीके से फिर से पढ़कर आपको बताते हैं। ठीक है, इसका जर्मनी एक प्रमुख यूरोपीय देश था। यह 300 से अधिक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। ऐसे विषम स्थिति में जर्मनी का एकीकरण करना संभव नहीं था, लेकिन बिस्मार्क ने अपने कूटनीति के द्वारा 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण करने के लिए आर्थिक सुधार और सैनिक क्षमता को बढ़ावा देकर रक्त एवं लौह नीति को अपनाया। और इस नीति के द्वारा बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करना चाहा, जिसके लिए उन्होंने 3 युद्ध लड़ा। पहला डेनमार्क का युद्ध, दूसरा सेडाउन का युद्ध 1866 में, तीसरा सेडोव। इन तीनों के युद्ध के बदौलत 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण पूरा हुआ। चलिए एक और प्रश्न है मेरे दोस्त, कहा जाता है मेजनी कौन था, और इसको फर्स्ट बार में ही बता दिए थे। ठीक है, मेजनी एक सच्चा राष्ट्रवादी था। इनका जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। मेजनी को जनता के मसीहा के रूप में जाना जाता था। इन्होंने 1831 ईस्वी में अंग इटली और 1834 ईस्वी में अंग यूरोप की स्थापना किया। इस संगठन के माध्यम से मेजनी ने इटली के लोगों में राष्ट्रवादी भावना को भरने का कार्य किया, और मेजनी ने इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से वो सफल नहीं हो सका था। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। देखिएगा, इटली और जर्मनी दो प्रमुख यूरोपीय देश था। इन देशों का एकीकरण 1870 एवं 1871 ईस्वी में हुआ। इटली और जर्मनी के एकीकरण के समय ऑस्ट्रिया एक शक्तिशाली देश था। इस देश का चांसलर मेटरनिक था। इटली और जर्मनी के कई क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। अतः हम कह सकते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के समय ऑस्ट्रिया एक बाधक देश की भूमिका निभा रही थी। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि इटली और जर्मनी दो प्रमुख यूरोपीय देश था। हाँ, इन दोनों देशों का एकीकरण 1870 और 1871 ईस्वी में हुआ। इटली और जर्मनी के एकीकरण के समय ऑस्ट्रिया
एक शक्तिशाली देश था जिसका चांसलर मेटरनिक था, और मेटरनिक जो था न किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोधी था। इसके अलावा इटली और जर्मनी के कई क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो एकीकरण होना असंभव था, है न। अतः हम कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण के समय ऑस्ट्रिया क्या कर रहा था, बाधक देश की भूमिका निभा रहा था। एक और प्रश्न देखते हैं जो कि काफ़ी शानदार है। वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धि बताइए। वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धि निम्नलिखित है। वियना कांग्रेस का मुख्य उपलब्धि यह है कि इसने यूरोप में लगभग 40 वर्षों तक शांति की स्थापना किया था, ठीक है। दूसरा यह है कि वियना कांग्रेस की उपलब्धि के लिए यूरोप वासियों को उस समय सर्वाधिक ज़रूरत थी, है ना। वियना कांग्रेस के उपलब्धियों के लिए यूरोप वासियों को उस समय सर्वाधिक ज़रूरत थी, ठीक है। तो चलिए इसमें आपको 6 प्रश्न आपको बताएं। इसके अगले क्लास में और जो भी प्रश्न है, लगभग में 13 प्रश्न है मेरे दोस्त, अगले प्रश्न में इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है। और काफ़ी शानदार तरीके से आपको नोट भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप सभी को PDF चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 7667181058 पर आप मैसेज करके आप PDF प्रोवाइड करा सकते हैं। मतलब PDF फ्री बिल्कुल मिलेगा मेरे दोस्त, ठीक है। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में।